हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए देखो बेटा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम टैक्स के अंदर जो बीकॉम और सीए इंटर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो बेटा, हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम है उसको भी इनकम टैक्स के दायरे में रखा गया है ना। अगर आपका घर है, अगर आप उससे कोई इनकम कमा रहे हैं, इनकम कमाना का मतलब बेटा उससे अगर कोई रेंटल इनकम अगर आपका आ रहा है तो वो भी इनकम टैक्स के दायरे के अंदर है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि अगर आप किसी भी हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम अगर आपका आ रहा है तो वो भी टैक्स के दायरे में आएगा और हम उसके ऊपर टैक्स इंपोज करेंगे। चलिए, तो सेक्शंस जो है बेटा इनकम टैक्स के अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो सेक्शन पढ़ना है हम लोगों को वो पढ़ना है सेक्शन 22 से 27। ठीक है, देखिए सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन की बात करता है बेटा। बेटा ये चार्जिंग सेक्शन होता क्या है? चार्जिंग सेक्शन होता है, आप एक एग्जांपल से समझ लो कि आपके घर में अगर आपके पापा हैं, आपके दादाजी हैं, जो उन्होंने कहा वही घर के अंदर चलेगा, है ना। जो उनका रूल्स रेगुलेशन जो है घर के अंदर वही चलेगा। किसी भी चीज के ऊपर डिसीजन लेना है, जो वो कहेंगे वही होगा। उसी तरीके से बेटा चार्जिंग सेक्शन भी वही है। सेक्शन 22 जो है वो चार्जिंग सेक्शन की बात करता है। मतलब चार्जिंग सेक्शन का मतलब ये है कि हाउस प्रॉपर्टी से किस टाइप का जो इनकम होगा, मतलब किस तरीके का जो रेंटल इनकम है वो इनकम टैक्स के दायरे में होगा और इनकम टैक्स उसके ऊपर इंपोज होगा, है ना। उसको मतलब इनकम मान लिया जाएगा और उसके ऊपर टैक्स इंपोज किया जाएगा। ठीक है, तो चार्जिंग सेक्शन बेसिकली सेक्शन 22 बोलता है। तो 3 कंडीशन दिया गया कि अगर ये 3 कंडीशन को फुलफिल करता है, मतलब ये हाउस प्रॉपर्टी अगर 3 कंडीशन को अगर फुलफिल करता है तो उसको रेंटल इनकम माना जाएगा एंड अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स का ये जो चार्जिंग सेक्शन है बेटा उसकी हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, है ना। उस इनकम को रेंटल इनकम माना जाएगा और डिपार्टमेंट कहता है कि हम उसको इनकम मानेंगे और उसके ऊपर हम टैक्स इंपोज करेंगे, लेकिन 3 कंडीशंस को फुलफिल करना होगा उसको। ठीक है, चलो पहला हम लोग कंडीशन देखते हैं बेटा। कहता है कि देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग, इट मे बी रेसिडेंशियल और कमर्शियल। बिल्डिंग होना चाहिए, है ना। कोई भी बिल्डिंग 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर कितने भी फ्लोर का हो वो बिल्डिंग होना चाहिए, सबसे पहली बात। और कहता है कि चाहे वो रेसिडेंशियल हो चाहे वो कमर्शियल हो, है ना। चाहे वो रेसिडेंशियल हो चाहे वो कमर्शियल, है ना। आपका घर है, आपके पास बहुत पैसा है, आपके पापा ने क्या कर दिया 4-5 मकान बना करके रख दिया और सारे पे रेंट लगा दिया गया। तो वो जो रेंट लगाया बेटा उससे आपको इनकम आ रहा है, जो आपने रेंट लगाया उससे आपको इनकम आ रहा है और जो रेंट उससे इनकम जो आ रहा है अब उसको डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह दिया कि आपका ये क्या है, इनकम है, रेंटल इनकम है और उसके ऊपर हम टैक्स इंपोज करेंगे। ठीक है, दूसरा कहता है कि असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ सच बिल्डिंग, है ना। असेसी का मतलब कौन होता है बेटा? असेसी का मैंने मतलब बताया था आप लोगों को, टैक्स पेयर। टैक्स पेयर जो होता है बेटा उसको इनकम टैक्स की भाषा में एसएससी कहा जाता है। एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ सच बिल्डिंग, उस बिल्डिंग का जिससे रेंटल इनकम आ रहा है उस बिल्डिंग का वो ओनर होना चाहिए, रजिस्टर्ड ओनर होना चाहिए। और वो सारा का सारा इनकम क्या होगा, उस एसएससी के इनकम हैंड्स में क्लब होगा और उसके ऊपर इनकम टैक्स का जो भी सेक्शन है बेटा ये चार्जिंग सेक्शन जो है उसके ऊपर अप्लाई होगा और इनकम टैक्स को टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा कहता है कि सच बिल्डिंग इज नॉट यूज्ड बाय ओनर इन हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब जो बिल्डिंग से रेंटल इनकम आ रहा है वो खुद अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज नहीं होगा। अगर एसएससी खुद के बिल्डिंग को खुद के काम के लिए वो क्या है उसको यूज कर रहा है तो ये बिल्डिंग जो है हाउस प्रॉपर्टी के दायरे में नहीं आएगा और उसके ऊपर क्या होगा, ये चार्जिंग सेक्शन अप्लाई नहीं होगा।
क्या अप्लाई होगा बेटा? आप लोग शायद पीजीबीपी में पढ़े होंगे कि अगर उस बिजनेस, अगर खुद के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए अगर यूज कर रहा है तो वो इनकम किसका माना जाएगा? वो इनकम पीजीबीपी का माना जाएगा। मैंने आप लोग को बताया था प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, है ना, वो पीजीबीपी का इनकम माना जाएगा और उसको पीजीबीपी में जाकर हम क्या करेंगे? टैक्स इंपोज करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं बेटा, देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग, there must be a building whether it is residential or commercial, चाहे वो रेसिडेंशियल हो चाहे वो कॉमर्शियल हो। देखो बेटा, एक बहुत ही फेमस केस इस पॉइंट के ऊपर था बेटा, है ना। उस फेमस केस का नाम था मुखर्जी स्टेट, मुखर्जी स्टेट प्राइवेट लिमिटेड, मुखर्जी स्टेट प्राइवेट लिमिटेड। क्या केस था बेटा? कोलकाता हाईकोर्ट का डिसीजन इसके ऊपर आया था। कोलकाता हाईकोर्ट का डिसीजन बेटा इसके ऊपर आया था। फैक्ट्स ऑफ द केस समझो कि फैक्ट्स ऑफ द केस क्या था। केस का नाम है मुखर्जी स्टेट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता हाईकोर्ट का डिसीजन इसके ऊपर आया था। देखो हुआ क्या कि एक ये बिल्डिंग है, तो कहता है कंडीशन कि देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग, इट मे बी रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल। ठीक सर, बिल्डिंग तो है, ये क्या है? बिल्डिंग तो है, तो इस बिल्डिंग के अंदर का जो पार्ट जो है उससे जो रेंटल इनकम आ रहा है वो तो सर हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट होगा, उसको रेंटल इनकम माना जाएगा। क्या बिल्डिंग के छत को भी रेंटल इनकम माना जाएगा? अगर इस छत से आपने किसी टेलीकॉम कंपनी को आपने क्या कर दिया? रेंट पे दे दिया, होर्डिंग्स लगाने के लिए, है ना, होर्डिंग्स लगाने के लिए आपने इसको दे दिया। यहां ये जो बेटा ये होर्डिंग्स यहां पे लगा हुआ है, मतलब बिल्डिंग का छत, बिल्डिंग का फ्रंट, बिल्डिंग का बैक साइड अगर आप एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए अगर आप देते हैं तो उसको, उस इनकम को हाउस प्रॉपर्टी के दायरे में वो नहीं आएगा। दोबारा से समझो बेटा, क्या बोल रहे हैं हमने बोला कि ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर, तीनों फ्लोर पे रेंट लगा हुआ है। सर इससे जो रेंटल इनकम आ रहा है सर वो तो हाउस प्रॉपर्टी के दायरे में आएगा, उसके ऊपर, उस रेंटल इनकम के ऊपर टैक्स इंपोज होगा हाउस प्रॉपर्टी का। लेकिन क्या इस बिल्डिंग के छत को भी आप, अगर आपने होर्डिंग्स के लिए यूज कर रखा है, चाहे इस बिल्डिंग के छत पे आपने टावर लगाया रखा है ना, टेलीकॉम कंपनी को आपने दे रखा है, या इस बिल्डिंग का जो फ्रंट है और बैक है, अगर दोनों साइड जो है आपने एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए किसी भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी को आपने अगर दे रखा है, उससे आपको रेंटल इनकम आ रहा है, तो क्या वो हाउस प्रॉपर्टी के इनकम का इनकम माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, है ना। सीधा सीधा कोलकाता हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दिया, कहा कि अगर आपके बिल्डिंग का छत, मींस बिल्डिंग डज नॉट इंक्लूड रूफ, क्या बोला बेटा? बिल्डिंग डज नॉट इंक्लूड रूफ, छत को बिल्डिंग नहीं माना जाएगा, छत को बिल्डिंग नहीं माना जाएगा। छत है, इस छत पे होर्डिंग्स लगा है, इससे इनकम आ रहा है, सर इसको रेंटल इनकम नहीं माना जाएगा। ये घर है, घर का बैक साइड, घर का फ्रंट साइड, है ना, उसको आपने एडवर्टीजमेंट के लिए आपने दे रखा है, उससे जो रेंटल इनकम आ रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम नहीं माना जाएगा। तो बहुत ही बेटा सराहनीय कोलकाता हाईकोर्ट का डिसीजन था। मुखर्जी, उस केस का नाम था मुखर्जी स्टेट प्राइवेट लिमिटेड। कोई दिक्कत? चलिए अब आइए सेकेंड चीज हम लोग पढ़ते हैं,
बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। इंपॉर्टेंट चीज ये है इसके अंदर हम लोग बेटा एक कंपोजिट रेंट का कॉन्सेप्ट आया। कंपोजिट रेंट का एक कॉन्सेप्ट आया इसके अंदर। क्या बोला गया? कंपोजिट रेंट का मतलब पहले समझो क्या होता है। रेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लस रेंट ऑफ फैसिलिटी। एग्जाम्पल से समझो, आपने कोई फ्लैट खरीदा, ठीक है, वो फ्लैट जो है बेटा फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है, मीन्स उसके अंदर एसी लगा है, उसके अंदर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बेड सब कुछ लगा हुआ है, फुल्ली फर्निश्ड आपका फ्लैट है, ठीक है। उसका जो रेंट है, मान लो कि उसका रेंट जो है बेटा, उसका रेंट अगर 50,000 है, मान लो, तो 50,000 रेंट है। लेकिन क्या इस 50,000 में आपको पता चल रहा है क्या कि कितना पैसा इसके अंदर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है? मतलब जिस घर की 4 दीवारी में अगर आप रह रहे हैं तो उस 4 दीवारी का कितना रेंट है इसके अंदर, और जो फैसिलिटीज जो आपको उसके अंदर प्रोवाइड किया गया है उसका कितना, इससे पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। तो इन दोनों को जब ऐड कर दिया गया, रेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रेंट ऑफ फैसिलिटी, टोटल को कहा गया कंपोजिट रेंट। क्या बोला गया? कंपोजिट रेंट। लेकिन सर मसला यह है यहां पर कि हम तो हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, और सर हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हमको कैलकुलेट करना है। सर हमको क्या मतलब है फैसिलिटी से? सर ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आप हमको इंफ्रास्ट्रक्चर का बताइए कि कितना है, रेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, टैक्स इंपोज करेंगे, है ना। देखो, अगर आप इस कंपोजिट रेंट को बाइफरकेट कर सकते हैं, अगर आप इस कंपोजिट रेंट को बाइफरकेट कर सकते हैं, से फॉर एग्जांपल 50,000 आपका किराया है, मान लो कि इसमें से 30,000 रुपया जो है अगर वो आपके सुपर स्ट्रक्चर का है। सुपर स्ट्रक्चर करने का मतलब बेटा जो 4 दीवारी है जिसके अंदर आप रह रहे हो, है ना। 30,000 रुपया अगर सुपर स्ट्रक्चर का है और 20,000 रुपया अगर फैसिलिटीज जो आपको प्रोवाइड किया गया है, अगर आप इन दोनों को अगर आप बाइफरकेट कर सकते हो, डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर आप इन दोनों को बाइफरकेट कर सकते हो तो कर दो। तो ये 30,000 जो है वो आपका हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा, और ये जो 20,000 है बेटा, ये आपका अदर सोर्स में जाकर के टैक्सेबल हो जाएगा। कहां हो जाएगा? अदर सोर्स में जाकर के टैक्सेबल हो जाएगा, अगर आप इसको बाइफरकेट कर सकते हो तो। 30,000 में से 30,000 सुपर स्ट्रक्चर का किराया, ये कहां चला गया? ये हाउस प्रॉपर्टी में चला गया, और 20,000 जो फैसिलिटी का है बेटा, उसका वो कहां चला जाएगा? अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा, है ना। आप लोग शायद पढ़े होंगे या आप लोग पढ़ोगे, फुल वीडियो हाउस प्रॉपर्टी का जो बेटा हम अपलोड करेंगे। तो अगर आप बाइफरकेट कर दिए तब तो वो अदर जो सुपर स्ट्रक्चर का रेंट है वो तो हाउस प्रॉपर्टी में चला गया, और जो रेंट ऑफ फैसिलिटी है वो अदर सोर्स पे जाकर के टैक्सेबल हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप इस कंपोजिट रेंट को बाइफरकेट नहीं कर सकते हो, है ना, आप डिपार्टमेंट को नहीं बता सकते हो, इनकम टैक्स को, कि भैया हमें नहीं पता कितना है, रेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, रेंट ऑफ फैसिलिटी कितना है, ये हम बाइफरकेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप बाइफरकेट नहीं कर पाओगे तो ये पूरा का पूरा 50,000 जो है बेटा वो अदर सोर्स में जाकर के टैक्सेबल हो जाएगा। फिर से सुनो क्या मैंने बोला कंपोजिट रेंट का मतलब रेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रेंट ऑफ प्लस रेंट ऑफ फैसिलिटी, ठीक है। अगर रेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर 30,000, रेंट ऑफ फैसिलिटी 20,000, टोटल 50,000 हो गया। अगर आप
इस कंपोजिट रेंट को बाइफरकेट कर सकते हो। मींस सुपर स्ट्रक्चर का कितना है रेंट और फैसिलिटी का कितना है रेंट। अगर सुपर स्ट्रक्चर का आपको पता है, बाइफरकेट आप कर पा रहे हो कि हाँ जी सुपर स्ट्रक्चर का 30,000 रुपया रेंट है, तो ये 30,000 कहां पे टैक्सेबल हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में जाकर के टैक्सेबल हो जाएगा, और ये जो 20,000 है ये अदर सोर्स में जाकर के टैक्सेबल हो जाएगा। अगर नहीं हो पाया बाइफरकेट तो ये पूरा का पूरा 50,000 जो है बेटा वो कहां पे जाकर के टैक्सेबल होगा, वो जाकर के अदर सोर्स में जाकर के टैक्सेबल होगा। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं बेटा। ये क्या था, ये देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग, ये इसके सारे कॉन्सेप्ट थे। सेकंड क्या है, assessee must be the owner of building, must be the owner of बिल्डिंग। क्या बोला, ओनर, असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ बिल्डिंग, एब्सोल्यूट ओनर हो या को ओनर हो, ओनर तो होना चाहिए। मैंने क्या बोला, असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ बिल्डिंग, ओनर होना चाहिए उस बिल्डिंग का। एसएससी जो टैक्स पेयर है बेटा वो ओनर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी जो है किसी नाम के, किसी दूसरे के नाम का रजिस्टर्ड है और टैक्स कौन भर रहा है, एसएससी भर रहा है। नहीं, ये एसएससी जो टैक्स पेयर है उसके नाम का ही बिल्डिंग होना चाहिए। उससे जो रेंटल इनकम आ रहा है जिस बिल्डिंग से बेटा, उसका एसएससी ओनर होना चाहिए, चाहे वो एब्सोल्यूट ओनर हो चाहे वो को ओनर हो। सर क्या मतलब हुआ इसका, जैसे देखो एग्जांपल से समझो बेटा, ए बी, ठीक है, ए ने बी को किराए पे दे दिया, ए ने बी को रेंट पे घर दे दिया, बी ने क्या कर दिया, सी को सबलेट कर दिया। क्या कर दिया, सबलेट कर दिया। लेकिन एक्चुअल ओनर कौन है, एक्चुअल ओनर सर ए है। मतलब बी का जो रेंट है, बी का जो रेंट है, बी जो रेंट देगा वो तो ए के हैंड्स में क्लब हो जाएगा, ए के हैंड्स में क्लब हो जाएगा। लेकिन जो बी ने सी को सबलेट कर दिया बेटा, ओनर तो बी भी है, ओनर क्या है यहां पे बी है, लेकिन मेन ओनर कौन है, ए है। बी जो किराया दे रहा है ए को, ए के हैंड्स में क्लब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बी ने सबलेट कर दिया सी को, सी जो बी को रेंट दे रहा है बेटा, उसका क्या होगा बेटा, जो सी जो बी को दे रहा है, मतलब सी के नजर में बी तो ओनर है ना, सी के नजर में बी तो ओनर है ना, लेकिन जो बी का जो रेंटल इनकम होगा, जो सी उस रेंट को दे रहा है बी को, जो बी का रेंटल इनकम आ रहा है वो कहां पे जाकर के टैक्सेबल होगा बेटा, वो जाकर के हो जाएगा आपका अदर सोर्स में। कहां हो जाएगा, अदर सोर्स में। देखो बेटा फिर से समझो, ए ने बी को रेंट पे दे दिया, रेंटल इनकम बी से आ रहा है ए को, है ना, लेकिन बी ने क्या कर दिया, सबलेट कर दिया सी को। तो यहां पर ए कौन है, ए एक्चुअल ओनर है। कौन है, ए एक्चुअल ओनर है, और ए का जो इनकम होगा वो ए के उसके हैंड्स में क्लब हो जाएगा। लेकिन बी भी ओनर है ना, बी क्योंकि सी को सबलेट कर दिया है, बी तो बी भी ओनर है सी के नजर में। तो सी जो रेंट दे रहा है बी को, ये तो इनकम तो है, लेकिन ये इनकम जो है बेटा ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि बी जो है बेटा वो इस प्रॉपर्टी का, इस बिल्डिंग का रजिस्टर्ड ओनर नहीं है। मैंने क्या बोला, दोबारा से समझो, ए ने बी को किराया पे दे दिया, बी से रेंटल इनकम जा रहा है किसको, ए को जा रहा है।
वो जो इनकम उसको रेंटल इनकम माना गया और हाउस प्रॉपर्टी के अंदर उसको टैक्सेबल कर दिया गया। लेकिन जो बी ने सबलेट किया है सी को, उसका क्या? सी से रेंट जा रहा है बी को, तो सी के नजर में बी तो ओनर है ना, ओनर तो हालांकि ये भी हुआ ना, लेकिन बी जो है वो क्या है? रजिस्टर्ड ओनर नहीं है। इस वजह से सी से जो रेंटल इनकम बी को जा रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी में जाकर के टैक्सेबल ना होकर के वो कहां पर पे टैक्सेबल होगा बेटा? वो इनकम उसका अदर सोर्स में जाकर के टैक्सेबल होगा। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? इसका फुल वीडियो जो है बेटा वो हम अपलोड करेंगे आप लोगों को, ठीक है? देखो बेटा, इसके अंदर जो है कुछ केसेस हैं, कुछ कंडीशंस हैं इसके अंदर। एक डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट आया। क्या आया बेटा? एक डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट आया। डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट आया। डीम्ड ओनर कहने का मतलब कि आप रजिस्टर्ड ओनर तो नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में आपको ही ओनर मान लिया जाएगा। क्या बोला मैंने? डीम्ड, आप एग्जैक्ट किसी बिल्डिंग के ओनर तो नहीं है, आप रजिस्टर्ड ओनर तो नहीं है, लेकिन आपको डीम्ड ओनर माना जाएगा। कुछ मैल प्रैक्टिस जो था बेटा वो हुआ करता था। इसमें रेंटल इनकम है, आपको रेंटल इनकम आ रहा है, लेकिन आपने अपने आप को क्या किया है? ओनर नहीं माना है ना? ओनर आप नहीं है, लेकिन आपको रेंटल इनकम आ रहा है। तो इससे क्या होता था बेटा? टैक्स की चोरी होती थी। टैक्स की चोरी होती थी। तो इसके अंदर इनकम टैक्स के अंदर एक डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया कि मतलब आप तो रजिस्टर्ड ओनर नहीं है, लेकिन आपको रेंटल इनकम आ रहा है ना? तो हम आपको ही क्या मान लेंगे? डीम्ड ओनर मान लेंगे। सबसे पहला कि देखो कंडीशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू स्पाउस without adequate consideration. Transfer of property without adequate consideration. क्या मतलब हुआ? देखो बेटा, कहता है कि भाई मैंने क्या किया कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दिया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। कहने का क्या मतलब? मेरा खुद का इनकम क्या है? 3 लाख से ऊपर जा रहा है बेटा, 3 लाख से ऊपर जा रहा है मेरा खुद का इनकम। तो हमने टैक्स को बचाने के चक्कर में क्या कर दिया? अपनी वाइफ के नाम को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया। मतलब एसएससी क्या सोचा? एसएससी ये सोच रहा है कि मेरा तो 3 लाख से ऊपर मेरा इनकम जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो उसने क्या दिमाग लगाया? दिमाग ये लगाया कि बोला कि मैं अपनी वाइफ को क्या कर देता हूं? प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता हूं, और उससे जो रेंटल इनकम आएगा वो मेरी स्पाउस की, क्योंकि वो तो हाउस वाइफ है ना, उसके नाम का वो इनकम क्लब हो जाएगा और वो क्या करेगी? वो टैक्स पे कर देगी, है ना? यहां पर क्या हुआ बेटा? यहां पे इसी मैल प्रैक्टिस को समझा गया। बोला कि नहीं जी, हम इस बात को नहीं मानेंगे। डिपार्टमेंट कहता है नहीं, हम इस बात को नहीं मानेंगे। अगर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अगर आप अपनी वाइफ के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफरर को ही मान लिया जाएगा कि आप ही डीम्ड ओनर है और वो रेंटल इनकम आपके ही हैंड्स में क्लब हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आपको ही टैक्स पे करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ऐसा मैल प्रैक्टिस होता है बेटा। मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, मेरा इनकम 3 लाख से ऊपर जा रहा है बेटा, है ना? 3 लाख से ऊपर जा रहा है,
तो मेरे हैंड्स में वो, और अलग से ये रेंटल इनकम मेरे हैंड्स में आ रहा है। एक तो वैसे ही 3 लाख से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से और क्या आ जा रहा है मेरा, ये रेंटल इनकम मेरे में ऐड हो जा रहा है बेटा, मेरे इनकम में ऐड हो जा रहा है। तो मेरा क्या होगा, मेरा टैक्स रेट जो है मेरा बढ़ जाएगा और मुझे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, अपनी वाइफ के नाम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। बीवी है बेटा, मेरी वाइफ है ना, मैंने ऐसे ही दिखा दिया कि मैंने 10,000, 20,000, 5 लाख, 10 लाख में हमने क्या कर दिया, हमने अपनी वाइफ के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, है ना। तो मेरा छुटकारा, मेरे जान का छुटकारा हो गया। अब मुझे डिपार्टमेंट नहीं पकड़ेगी, वो नहीं मानेगा कि हाँ जी आपके ये जो हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर जो रेंटल इनकम आ रहा है वो आपका है। नहीं, डिपार्टमेंट इसी मैल प्रैक्टिस को समझा और उसने कहा कि नहीं जी, अगर आप विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अगर आप प्रॉपर्टी अपने स्पाउस के नाम, अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफर करते हैं तो आपको ही पकड़ लिया जाएगा और ये उस इनकम को आपके हैंड्स में क्लब कर दिया जाएगा और आप ही डीम्ड ओनर माने जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी। सेकंड देखो बेटा, सेकंड पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अ माइनर चाइल्ड। डीम्ड ओनर का केस पढ़ा रहा हूं बेटा मैं। सेकेंड पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अ माइनर चाइल्ड। इसमें समझो बेटा, इसको इस माइनर चाइल्ड में क्या हुआ बेटा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक को कहा गया माइनर मैरिड डॉटर, माइनर मैरिड डॉटर। दूसरा अदर देन माइनर। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या करेगा, ट्रांसफरर ने क्या किया, वो उसने क्या किया कि अपने माइनर मैरिड डॉटर को क्या कर दिया बेटा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, है ना। ये लड़की है बेटा, माइनर है, इसको इसके प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया गया। अदर देन माइनर चाइल्ड में, इस केस में क्या होगा बेटा, अगर माइनर मैरिड डॉटर है तब तो ठीक है, अगर इसने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया तब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इस माइनर को, जो अदर देन मैरिड डॉटर के अलावा जो माइनर है बेटा, अगर इसको अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया तो ये डिपार्टमेंट मान लेगी कि ये प्रॉपर्टी इसके नाम के है, इसका इनकम नहीं माना जाएगा। ये किसका इनकम माना जाएगा, ट्रांसफरर का इनकम माना जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, इसका फुल फ्लेज जो कॉन्सेप्ट है बेटा, ये मैंने डीम्ड ओनर का आपको 2 पॉइंट बताया है और भी 4 पॉइंट अभी और है बेटा। इसका फुल फ्लेज वीडियोस जो है मैं जल्द ही अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। अब हम लोग सीधा आ जाते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे। तीसरा जो कंडीशन है, तीसरा कंडीशन क्या कहता है बेटा, एसएससी not used building in his own business or profession। क्या बोला, एसएससी जो है, जो बिल्डिंग है बेटा एसएससी का, वो खुद के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज नहीं करेगा। मैंने क्या बोला, दोबारा से समझो। देखो बेटा, इस एसएससी जो है अगर इस बिल्डिंग को खुद के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज अगर करेगा तो वो क्या होगा, वो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम नहीं माना जाएगा। अब इसमें 2 बातें हैं बेटा। अगर एसएससी का लेटिंग आउट the building is the main business of assessee। 2 बातें आई,
अगर एसएससी का मेन बिजनेस ही है, क्या है मेन बिजनेस है उसका, लेटिंग आउट पे क्या करना, किराए पे लगाना घर को, 4-5 मकान है उसका, उसने क्या किया, उसका वही काम है, वो पीजी चलाता है बेटा, वो हॉस्टल चलाता है बेटा, उसका वही काम है कि वो क्या करता है, वो अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी बिल्डिंग को क्या करता है, वो किराए पे लगाता है। दूसरा कहता है एसएससी बिल्डिंग held as stock in trade। क्या बोल रहा है, समझना बेटा इसको। एसएससी का काम है इस बिल्डिंग को क्या करना, किराए पे लगाना, है ना, पीजी चलाता है बेटा, हॉस्टल चलाता है, इसका काम ही है किराए पे लगाना अपनी बिल्डिंग को। तो इससे जो इनकम आएगा, इससे जो इनकम आएगा वो कहां पे टैक्सेबल होगा बेटा, वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। कहां होगा, पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। वहां पे जाकर के ये इनकम क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है। दूसरा कहता है बेटा बिल्डिंग हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। इसका क्या मतलब हुआ, अगर एसएससी का काम है वो प्लॉट खरीदता है, वो घर बनाता है, अपार्टमेंट बनाता है और उसको वो बेचता है बेटा, है ना। जैसे आपने सुना होगा अंसल, पार्श्वनाथ, है ना, गौर सिटी, बहुत सारी ऐसी क्या है बेटा, वो लोग हैं जो क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं और बिल्डिंग को क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, है ना। तो इसका जो इनकम होगा वो कहां पे, हाउस प्रॉपर्टी में जाकर के टैक्सेबल होगा। क्या बोला मैंने, हाउस प्रॉपर्टी में जाकर के टैक्सेबल होगा। बिल्डिंग बना रहा है, उसको अपार्टमेंट बना रहा है और सारे फ्लैट्स को बेच दे रहा है, उससे जो इनकम आया वो कहां पे टैक्सेबल हो जाएगा, वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। लेकिन इसके अंदर भी एक कंडीशन है बेटा, एक सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा, उसको मैं आपको बताता हूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 23 सब सेक्शन 5। सेक्शन 23 सब सेक्शन 5 बहुत ही लूप होल्स था बेटा। लूप होल्स क्या था, ये जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ये जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बिल्डिंग बेच रहे हैं, बना करके बिल्डिंग को बेच दे रहे हैं, जो उससे जो इनकम आ रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी में क्या है, टैक्सेबल है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहा गया कि मान लो कि 1000 फ्लैट अगर उसने बनाया, उसमें से 700 फ्लैट क्या कर रहा है, वो बेच दे रहा है बेटा। लेकिन अभी भी 300 फ्लैट जो है वो क्या है, अनसोल्ड है। क्या है, अनसोल्ड है। 1000 फ्लैट बनाया, 700 फ्लैट बेच दिया, लेकिन अभी भी 300 फ्लैट क्या है, वो अनसोल्ड है, बिका ही नहीं है। तो डिपार्टमेंट क्या समझेगा, डिपार्टमेंट समझेगा कि भैया आप जो 1000 फ्लैट बनाए हैं उसमें से 700 फ्लैट आपने बेच दिया और 300 फ्लैट अभी भी अनसोल्ड है। तो एसएससी कह रहा है कि सर, एसएससी बताएगा कि हमने 1000 फ्लैट बनाया, 700 फ्लैट बेच दिया, 300 पे तो सर हमारा अभी इनकम ही नहीं आया है, 300 पे तो बिका ही नहीं है। ये डिपार्टमेंट को ये बात कैसे पता चलेगा, ये डिपार्टमेंट को ये बात कैसे पता चलेगा कि इसका 300 जो है फ्लैट अभी भी अनसोल्ड है ना। डिपार्टमेंट को तो ये पता है कि इसने 1000 फ्लैट बनाया, टोटल बनाया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 700 फ्लैट इसने बेच दिया, 300 फ्लैट अभी भी अनसोल्ड है। ये डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा, क्या पता आप इस 300 फ्लैट के ऊपर क्या कर रहे होगे, आपने रेंट लगा रखा होगा। कोई ठीक थोड़ी है, 700 फ्लैट बेच दिया, 300 फ्लैट से आप रेंटल इनकम कमा रहे हो, तो ये तो गलत बात है। ये तो 300 फ्लैट का जो इनकम है वो तो साफ का साफ क्या कर रहे हो, आप चोरी कर रहे हो। उस 300 फ्लैट के ऊपर तो आप गवर्नमेंट को टैक्स दे नहीं रहे हो। तो डिपार्टमेंट ने क्या कहा कि बेटा सुनो, आप 300 फ्लैट जो है आपका जो अनसोल्ड है, उसमें से
ये रूल दिया गया, ये इसने बनाया, लॉ बनाया, बोला कि आप डेट ऑफ कंप्लीशन, मान लो आज कितना तारीख है बेटा, अगर आज 11 तारीख है, कितना तारीख है, 11/9 ही है ना, 10 है, जनवरी, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, है ना, 10वां, 11/10/2024 को ये डेट ऑफ कंप्लीशन है, आपका फ्लैट रेडी हो गया। इसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा सर, इसका फाइनेंशियल ईयर होगा 31 मार्च 2025, है ना। इसको छोड़ दो, 11/10/2024 को डेट ऑफ कंप्लीशन है, आपका फ्लैट बन करके रेडी, अपार्टमेंट बन करके रेडी हो गया। इसका एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्या है, 31/3/2025। यहां से बोला कि आपको हम 2 साल का रिलैक्सेशन दे देंगे। क्या दे देंगे, 2 साल का हम आपको रिलैक्सेशन दे देते हैं। मतलब यहां से लेकर के 31 मार्च 2026 तक हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं। आप इस बीच में इस फ्लैट को बेच दो, आप 300 अनसोल्ड फ्लैट को बेच दो, हम आपको 2 साल का टाइम देते हैं, आप बेच दो। लेकिन इसके बाद जो है हम इसको क्या मान लेंगे, हम इसको लेट आउट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, लेट आउट मान लेंगे, रेंटल इनकम मान लेंगे, सॉरी, हम इसको 300 फ्लैट को क्या मान लेंगे, रेंटल इनकम मान लेंगे। हम ये मानेंगे कि आप इस 300 फ्लैट को जो है क्या कर रहे हो, इससे रेंटल इनकम आप कमा रहे हो, चाहे वो आपका बिका हो, चाहे वो आपका नहीं बिका हो, उससे हमको मतलब नहीं है। ऐसा डिपार्टमेंट ने क्यों किया, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि आपने 700 फ्लैट बेच दिया, 300 फ्लैट को डिपार्टमेंट को कह रहे हो कि सर अभी तो ये बिका ही नहीं है, अभी तो ये बिका ही नहीं है, आप कैसे इसको इनकम मानोगे। डिपार्टमेंट कहेगा मैं कैसे मान लूं कि आपने नहीं बेचा है, मैं आपको टाइम देता हूं, आप टाइम मुझसे ले लो, 2 साल का टाइम ले लो। जिस दिन आपका डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग है, वो उसका जो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, वहां से 2 साल आप ले लो मुझसे, मैं आपको 2 साल दे देता हूं। अगर उसके बाद भी अगर आप कह रहे हो कि सर अभी भी ये अनसोल्ड है, तो मैं इसको नहीं मानूंगा, मैं इसको क्या मान लूंगा, रेंटल इनकम मान लूंगा। क्या मान लूंगा, रेंटल इनकम। इस 300 फ्लैट को क्या मान लूंगा, रेंटल इनकम मान लूंगा। एंड अकॉर्डिंगली इसके ऊपर हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन जो होगा वो अप्लाई होगा। आई बात समझ में। सो दिस इज ऑल अबाउट द चार्जिंग सेक्शन। ये 3 कंडीशन दोबारा से एक बार वाइंड अप कर लो बेटा। सबसे पहले क्या बोला कि देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग, है ना, चाहे वो रेसिडेंशियल हो चाहे वो कमर्शियल हो। आई बात समझ में। दूसरा क्या बोला कि एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ बिल्डिंग, एसएससी क्या होना चाहिए, उस बिल्डिंग का ओनर होना चाहिए। तीसरा बोला कि एसएससी जो है उस बिल्डिंग को खुद के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज नहीं करता होगा, है ना, वो खुद के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज नहीं करेगा। उसी में बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आया, सेक्शन 23 सब सेक्शन 5 का इंट्रोड्यूस हुआ बेटा। इसमें कहा गया कि अगर अगर आप जो स्टॉक इन ट्रेड आप कर रहे हो फ्लैट बना करके, उसमें से 1000 फ्लैट में से 700 फ्लैट बेच दिया, जो अनसोल्ड का पार्ट होगा वो अनसोल्ड के पार्ट को हम आपको टाइम देंगे 2 साल का, आप 2 साल का टाइम ले लो, ठीक है। अगर आप बेच लो इस पीरियड में, आप इस फ्लैट को बेच दो, अगर आप नहीं बेचोगे तो हम इसको क्या मान लेंगे, हम इसको लेट आउट मान लेंगे और आपको इसके ऊपर हम ये मानेंगे कि आपको इससे रेंटल इनकम आ रहा है। एंड अकॉर्डिंगली हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसको कहा गया बेटा, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है बेटा। किसका है, चेन्नई प्रॉपर्टी ये केस का नाम था बेटा, है ना। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, माननीय जो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय बेटा, उसका ये डिसीजन है। और सुप्रीम कोर्ट जो कह दिया दैट बिकम्स अ लॉ ऑफ लैंड, उस देश उस सरजमी का कानून बन जाता है। आई बात समझ में। आप लोगों को चार्जिंग सेक्शन समझ में आ गया होगा। इसका फुल वीडियोस जो है बेटा वो जल्दी अपलोड किया जाएगा मेरे YouTube चैनल पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।